हे गाइस, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में, जहां पर आप सभी लोगों के लिए हो रहा है क्रैश कोर्स। और इस क्रैश कोर्स में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं पूरे 25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट। जी हां, मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी हो जाता है एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे, जब बचे हुए होते 10-15 दिन या एक महीने मैक्स टू मैक्स। तो गाइज हमें वहां पे ज्यादा से ज्यादा बस मॉक्स ही करने होते हैं। उससे आप सभी लोगों को एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम से पहले सॉल्व करके पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक की है। 25 क्वेश्चंस का यहां पर ये पेपर है। आपको पता चलने वाला है कि आप 25 क्वेश्चंस में कितने करेक्ट करने वाले हैं एग्जाम में। जैसा आप यहां परफॉर्म करेंगे बिल्कुल वैसा ही आप एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। तो अगर कम आ रहे हैं मार्क्स तो इंप्रूवमेंट के लिए अभी टाइम है, जो डेली बेसिस पे काम करके सुधारा जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एज यू गाइज नो, माय नेम इज संदीप केसरवानी और मैं हर रोज आप सभी के लिए लेकर आता हूं एक बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट का पेपर। चलो शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, आज मैंने जो क्वेश्चन लिए पूरे 25 है और ये बिल्कुल एग्जाम टाइप के हैं। मतलब जैसे एग्जाम में जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने बिल्कुल वैसा ही लिया। एरर के दो, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के दो, फिलर के दो, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, क्लोज टेस्ट है, पैरा जंबल्स है, एवरीथिंग, सब कुछ एग्जाम टाइप से। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल आपके सामने। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो। मैं पढ़ रहा हूं और आंसर भी आपके साथ ही खोजने की कोशिश करूंगा। आपको भी मेरे साथ ही आंसर करने की कोशिश कर। कुछ में मैं आपको टाइम भी दूंगा। चलो शुरू करते हैं। फाइंड द पार्ट विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको एरर बतानी है, इसमें कहां पर है। आ जाओ बच्चों। ही वेंट ऑन टू टीच मैथमेटिक्स एट स्कूल्स इन द जापान, telling youngsters about his experiences during the war। आप देखो इस सेंटेंस में अगर शुरुआत से पढ़े, ही वेंट ऑन लिखा आपने, ही वेंट ऑन क्या करने को, वेंट ऑन दो चीजें बनती है। आफ्टर वेंट ऑन हम जीरंड भी लगाते हैं और इन्फिनिटिव भी। ही वेंट ऑन ये एक फ्रेजल वर्ब हो गया। किस लिए? टू टीच क्या? मैथमेटिक्स को। कहां पे? एट स्कूल्स। कहां है ये स्कूल? जापान में। आपको पता है कि जापान क्या है दोस्तों? जापान एक जगह का नाम है, देश का नाम है, जगह का नाम है, देश का नाम है। अब किसी भी देश के नाम के साथ, सभी देश के साथ आर्टिकल द यूज नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर होते हैं। वे देश जिनके नाम के साथ रिपब्लिक जुड़ा होता है ना, रिपब्लिक जुड़ा होता है, जिनके साथ यूनाइटेड शब्द जुड़ा होता है, जिनके साथ यूनियन शब्द जुड़ा होता है, जिनके साथ किंगडम शब्द जुड़ा होता है, केवल इन देशों के साथ और कुछ और अलग अलग से स्पेशल दो चार और होंगे बस, के साथ आर्टिकल दा लगता है। बाकी किसी के साथ नहीं, इंडिया के साथ नहीं लगता, तो जापान के साथ कहां से लगा देंगे? इसका मतलब आपने जो दा आर्टिकल यूज किया यहां पे, ये गलत है। ये केवल जापान होना चाहिए था, मतलब इन जापान होना चाहिए था, इन दा जापान नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन। आज हम बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं देने वाले, ताकि आप एग्जाम के हिसाब से भी तो प्रिपरेशन करनी है, धीरे धीरे स्पीड भी तो बढ़ाना है। क्वेश्चन सेकंड कहता है वी मस्ट नॉट ओनली मॉर्न एट द डेथ ऑफ अ ग्रेट लीडर फॉर आवर कॉज एंड ऑल्सो कंटिन्यू इन हिज पाथ। चलिए फटाफट आप आंसर कीजिए बच्चों, स्पीड से, जितना फास्ट आंसर कर सकते हैं। क्या बात है। हमेशा आपके एग्जाम में एक टाइप की प्रॉब्लम और आती है, वो होता है कंजंक्शंस का पेयर डिस्टर्ब करके। आपको पता है कि कंजंक्शंस में जैसे अगर कहीं पर ई आई टी एच ई आर है तो हमें ईदर के साथ और लगाना होता है। अगर कहीं पर एन ई आई टी एच ई आर है तो नीदर के साथ नॉर लगाना है। ठीक उसी प्रकार से अगर नॉट ओनली है तो आपको इसके साथ बट ऑल्सो लगाना है। और अगर आप अपने इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पे बट ऑल्सो ना होके इस नॉट ओनली के साथ कहां गया, ये है नॉट ओनली, इसके साथ बट ऑल्सो ना होके एंड ऑल्सो लगा हुआ है, जो कि गलत है। तो एंड हटाइए प्यारे बच्चों और क्या यूज कर लीजिए, बट यूज कर लीजिए। बट ऑल्सो होना चाहिए। इसको लेकर एग्जाम में दो प्रकार की प्रॉब्लम जनरली पूछी जाती है। एक तो ये जो आपके सामने दिया है कि नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो की जगह एंड ऑल्सो, एट ऑल्सो, ऑल्दो ऑल्सो, कुछ ना कुछ गलत सलत ऐसे बनाएंगे। और दूसरा होता है इसकी पोजीशन। ज्यादातर पोजीशन वाली एरर्स पूछता है। पोजीशन का मतलब जैसे यहां पे देखो नॉट ओनली को मेन ऑफ के पहले लिखा है यहां पे, तो दूसरा वाला भी मेन ऑफ के पहले ही होना चाहिए। अब वो क्या करता, दूसरे वाले को किसी और के पहले लिख देता, जैसे यहां पे लिख देता है ना, फॉर लीडर्स फॉर बट ऑल्सो आर कॉज कंटिन्यू इन हिज पैथ। अब ऐसे लिखता तो पोजीशन गलत होती। डिफरेंट पोजीशन में ये कभी भी दोनों पार्ट्स नहीं लगते, इसलिए सेम पोजीशन ही अप्लाई कीजिए ताकि चीजें सही रहे।
आ जाओ भाई, तीसरा सवाल है, फिल इन द ब्लैंक करो बच्चों, चलो जल्दी जल्दी स्पीड से। कमेंट्स कम आ रहे हैं भाई, थोड़ा तेजी से लाइन लगा दो कमेंट्स की, स्पीड से। क्वेश्चन है, इट हैज बीन रेनिंग कब से? सिंस मंडे लास्ट। तो जाहिर सी बात है मंडे लास्ट से रेन हो रहा है, तो बहुत ही तेज बारिश हो रही है, तभी तो लगातार चल रहा है अपने ऑप्शन के हिसाब से, मतलब तेज बारिश है। अब वो तेज बारिश होने की ईडियम है कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है रेनिंग हैवीली, बहुत ही हैवी बारिश होती है ना, बहुत ही हैवी बारिश होती है, तो उसको हम रेनिंग हैवीली कहें या तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स कहें, ये दोनों प्लूरल होने चाहिए। ये एक ईडियम है, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है तेज बारिश का होना। ठीक, नेक्स्ट पे आइए। वी आर बिल्डिंग अ बिगर बैटरी टू स्टोर द एनर्जी वी डैश फ्रॉम द रिवर। बहुत इजी है, ऑप्शन देख लो, आसानी से तुरंत मिल जाएगा बच्चों। क्या लगता है क्या होना चाहिए? सोचिए और आंसर दीजिए फटाफट। वाओ, वी आर बिल्डिंग अ बिगर बैटरी, हम एक बड़ी सी बैटरी बिल्ड कर रहे हैं टू स्टोर, इकट्ठा करने के लिए दी एनर्जी को जो हमने रिवर से पैदा करी है। एनर्जी जब आप कहीं से पैदा करते हैं तो एनर्जी पैदा करना की इंग्लिश होती है एनर्जी को जनरेट करना। आप रिवर से एनर्जी ला रहे हो, यानी रिवर से, नदी से आप क्या ला रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी ला रहे हो, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को बिल्ड नहीं करते, बिल्ड करते हैं बिल्डिंग को, ड्राइव करते हैं कार को, कलेक्ट करते हैं वस्तु को, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो आपका आंसर यहां पे क्या होगा? ऑप्शन। नेक्स्ट पे आओ, हमारा ये क्वेश्चन है बेस्ट मीनिंग बताना है, मतलब आपको बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होना चाहिए। ठीक, वर्ड है ऑब्स्ट्रीपेरस, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको मैंने ट्रिक से भी रटाया था कि ऑब्स्ट्रीपेरस, ऑब्स्ट्रीपेरस, अब से ट्री पर, एक लड़का रोज ट्री पर चढ़ जाए, अब से ट्री पर, ऑब्स्ट्रीपेरस, अब से ट्री पर, ये इसकी ट्रिक है। एक लड़का रोज ट्री पर चढ़ जाए, शोर करे, पिताजी परेशान हो गए, पकड़ के मार कंटापे कंटाप, गाल लाल कर दिए उसका, हैं? तो फिर बच्चा कहना शुरू कर दिया, अरे पापा आज माफ कर दो, अब से ट्री पर नहीं चढ़ूंगा। तो पिता ने कहा, जब देखा रोज ट्री पर चढ़ रहा है, अब कह रहा है अब से ट्री पर नहीं चढ़ूंगा, हैं? तो यानी कि अब से ट्री पर नहीं चढ़ूंगा बोल रहा है, लेकिन पहले वो चढ़ के वहां से ऑब्स्ट्रीपेरस हो जाता था। ऑब्स्ट्रीपेरस का मतलब शोर मचाता था। शोर मचाने के लिए एक वर्ड है, दैट इज क्लैमरस। क्लैमरस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा शोर मचाना, कोलाहलमय हो जाना, एकदम हंगामा, बहुत हल्ला मचाए रखना, उसको कहते हैं दोस्तों। ओमिनस मीन्स होता है अशुभ, जो चीज शुभ नहीं वो अशुभ है। रिगरस मीन्स बहुत ही कठोर, बहुत ही हार्श, बहुत ही ना, उसको कहते हैं। और होपलेस, जिसको होप नहीं है, होप की खत्म हो गया, तो वो इंसान निराश ही तो होगा। होपलेस, मायूस हो गया है वो, निराश हो गया है। ये सारे ऑप्शन सब के सब इंपॉर्टेंट है भाई, एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो आपको लगे कि हाँ अरे ये तो आ ही नहीं सकता। हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड ऑप्शंस के भी आपके क्वेश्चन का मेन क्वेश्चन बन सकता है पेपर का। मतलब जैसे यहाँ पे कभी ऑब्स्ट्रीपेरस लिखा होगा तो कभी क्लैमरस लिखा होगा क्वेश्चन में, कभी ओमिनस लिखा होगा, कभी रिगरस लिखा होगा, ये हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्राइम। ग्राइम का भी आपको सिनोनिम बताना है, बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग लिखा है ना बच्चों। चार ऑप्शन है, मैनियाक, फेलोनियस, डर्ट और फनी। आप बताइए ग्राइम मीन्स क्या होता है बच्चों? GRIME, ग्राइम, GRIME, ग्राइम, 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 स्पीड से, शाबाश। आंसर है ग्राइम मीन्स होता है मैला, मैल या गंदगी। मैल या गंदगी का सिनोनिम है डर्ट दोस्तों। अब आपके बाकी ऑप्शंस में देखिए, फेलोनियस मीन्स होता है दुष्ट, इनके ऐसे ऐसे फेलो हैं जो बहुत ही फेलोनियस हैं, दुष्ट हैं। मैनियाक मीन्स होता है पागल, मैनियाक, मैनियाक है एकदम, मैड हो गया है। और फनी मतलब मजाकिया, ये आसान है। अगला क्वेश्चन हमारा एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पर है, ये देखिए। आई बेड हिम गो, वाओ, आई बेड हिम गो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। जब कभी भी आप सेंटेंस में एक्टिव बनाते हैं बेड से, तो आपको उसके साथ एक्टिव वाइज में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, बट पैसिव वाइज में उसी बेड के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो आपने यहां पे जो गो लिखा है, ये अब टू गो होना चाहिए, टू गो, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है और यहां पे नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। तो आई बेड हिम, ही वॉज बिडन, किस लिए? गो का टू गो।
यानी आपका जो बेयर इन्फिनिटिव है वो फुल इन्फिनिटिव कन्वर्ट होता है जब आप बेड से बनाते हैं एक्टिव वाइस, तो पैसिव वाइस में इसका ध्यान दें। चलो बच्चों, बिरेट का क्या मतलब है? अपोजिट बताना है इसका। कॉन्सिलिएट है, असाइन है, एब्रोगेट है और प्रेज है। 4 वर्ड्स दिए हुए आपके एग्जाम में पूछा गया वर्ड है बिरेट। इसको मैंने याद भी कराया था, बिरेट बारात से याद रख लीजिए। आप देखो कभी भी बारात और आजकल के लड़के बारात जाते करते क्या, दारू पी के जमजीन के नागिन डांस मारते हैं, नागराज बने घूम रहे होते हैं। तो बारात में जब कभी भी देखो तो लोग जब नागिन डांस शुरू करते हैं तो बड़ी बदनामी होती है। तो बारात में अगर नागिन डांस शुरू किए तो बदनामी होगी, वो नागिन डांस नहीं किए, सब सभ्यता से किए तो तारीफ होगा। तो इसका जो सिनोनिम है वो है बदनामी, बेइज्जती, और अपोजिट है तारीफ। तो प्रेज यहां पे होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तारीफ। समझ रहे हैं? कॉन्सिलिएट मींस है समझौता करना, असाइन किसी को कुछ सौंपना, और एब्रोगेट मींस किसी चीज का उन्मूलन करना, उसको जड़ से खत्म कर देना, इरेडिकेट कर देना, दैट इज एब्रोगेट करना। तो ये ऑप्शंस भी सारे बहुत अच्छे से तैयार करिएगा दोस्तों। दिस इज QUIRK। बताइए आंसर। क्वर्क का अपोजिट क्या है? नॉर्मेलिटी है, सेज है, एब्निगेशन है, या अधेरेंट है? क्विकली। करेक्ट अपोजिट वर्ड विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्विक मींस होता है मन की मौज, मन मौजी है, अपने मर्जी का मालिक है, जौन मर्जी करता है भैया। इसका अपोजिट हो गया नॉर्मेलिटी, साधारण है, नॉर्मल है, जबरदस्ती का मनमौजी नहीं बन रहा है। तो अपोजिट उसने बोला, इसलिए क्विक का अपोजिट विल बी नॉर्मेलिटी। वहीं पर सेज उसको कहते हैं जो बुद्धिमान होता है, सेज साधु महात्मा जैसे होते हैं, वो सब बड़े सेज हैं। एब्निगेशन वो है जिसने चीजों को इनकार किया, तो एब्निगेशन मीन्स इनकार इनकार इनकार। और अधेरेंट, अधेर शब्द बताया था ना, अधेर, अधेर मीन्स कोई चीज को फॉलो करना, ओबे करना। तो अधेरेंट वो है जो फॉलो करता है, फॉलो करता यानी कि अनुयायी, फॉलोवर जिसको आप कहेंगे। तो ये आपके इसके सारे ऑप्शंस हो गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन क्या है? द मैनेजर सेड टू अस, मैनेजर ने हमसे कहा, द कुक इज प्रिपेयरिंग डिनर नाउ, कुक अभी डिनर तैयार कर रहा है। सो टेल मी व्हाट यू विश टू ईट इन डेजर्ट्स, बताओ मुझे तुम डेजर्ट्स में क्या खाने की इच्छा रखते हो। बताइए फटाफट बच्चों। 4 ऑप्शंस हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते समय बस रिपोर्टिंग आपको देखो, पास्ट है तो इधर सब पास्ट बना दो जल्दी से। अब इज को जब पास्ट बनाओगे तो इज का पास्ट क्या होता है? द कुक इज का हो जाएगा द कुक वॉज। आपके पहले ऑप्शन में इज का इजी लिखा है कुक के लिए, आपके दूसरे ऑप्शन में द कुक को वुड दे दिया, आपके तीसरे ऑप्शन में द कुक को हैड बीन दे दिया, आपके चौथे ऑप्शन में द कुक को, अब इज आपका क्या बनेगा? वॉज। जाहिर सी बात है, आपके 3 ऑप्शन में वॉज है ही नहीं कुक के साथ। पहले ऑप्शन में इज है, दूसरे ऑप्शन में वुड है, तीसरे ऑप्शन में हैड है। आपको तो केवल वॉज चाहिए ना। सेंटेंस दिखने से लग रहा था बहुत बड़ा है, लेकिन एग्जामिनर ऐसे मजाक करता है भाई साहब, आपको सेंटेंस बड़ा सा देगा लेकिन एरर चुटकियों वाली देगा। आपको क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए चुटकी बराबर कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, बस हो गया। नेक्स्ट पे आओ। मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन, ये एक ईडियम है, आपको इसकी मीनिंग बताना है। आप केवल ईडियम से अंदाजा लगाओ क्या हो सकता है मीनिंग। मेक द बेस्ट, अच्छे से अच्छा करो, किस चीज का? ऑफ अ बैड बार्गेन। आप सोचो कहीं पर आप कोई चीज खरीदने गए हो, आपकी बार्गेनिंग वहां से शुरू हुई, आपने सामने वाले से पूछा भाई साहब ये जूते कैसे दिए, ये वाला जूता कितने का है? उसने कहा भाई साहब ये जूता है 3,500 का। आपने कहा क्या मजाक करते हो भाई साहब, 3,500 का लग रहा है ये जूता? तो दुकानदार ने कहा भैया आप ही बता दीजिए। अरे भैया ज्यादा से ज्यादा ये जूता होगा 220 रुपए का। आप बताओ, 3,500 दुकानदार ने बताया और आप लगा रहे हो 220। ये कैसा बार्गेन है? बैड बार्गेन है। बार्गेन तो बैड था लेकिन आपने उसको बेस्ट तक लेकर आए और 1,000 में जूते खरीदने की डील फाइनल करी। क्या हुआ? वो हो गया, टर्न किया फेलियर को, जो फेल हो जाता, एक एडवांटेज में। भाई आप बताओ, आप 3,500 रेट बताओगे और इससे 220 बताया, आप छोड़ोगे उसको? हाँ छोड़ेगा दुकानदार, डंडा डंडा मार के भगाएगा वहीं पे, राइट? लेकिन उसने उस चीज, उस बार्गेन को क्या कर दिया? बेस्ट कर दिया। इसका मतलब जूता बिक गया, तो चीजें अच्छी हो गई। इसलिए आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अगला बताओ, मच एडो अबाउट नथिंग। मच एडो अबाउट नथिंग, पहले तो उसने क्या बोला? नथिंग, कुछ भी नहीं है। जैसे कोई आदमी पूछता है और भाई क्या हुआ,
तो आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ, सब बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। शोर कैसे? अरे दोस्त है अपना इसलिए शोर हो रहा है और कुछ नहीं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हुआ कुछ भी नहीं है, अबाउट नथिंग, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके लिए आपने मच कर दिया। तो एक कहावत आपने सुनी होगी, राई का पहाड़ बनाना, सुना है? कुछ है नहीं लेकिन उसको बहुत ज्यादा बना के दिखा दिया गया। सो आंसर क्या होगा इसका? आंसर विल बी बी नंबर, टू मेक अ फस ओवर स्मॉल मैटर्स। छोटे से मुद्दे को पहाड़ बना दे, राई का पहाड़ बनाना, उसे हम कहते हैं मच एडो अबाउट नथिंग। चलो नेक्स्ट पे आओ। ये है ब्रैकेटेड पार्ट को इंप्रूव करना दोस्तों, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है। पीपल कैन गो आउट टू वर्क इन, अब ब्रैकेट में है द डे लाइट्स आवर्स एंड देन कम टू नाइट स्कूल, ठीक है, इन द इवनिंग। इसका आंसर दीजिए। चलिए बताइए भैया, जल्दी जल्दी फटाफट। आप 10 से 20 सेकंड का केवल टाइम अगर देकर आंसर कर लेते हैं, भाई मैं भी तो पढ़ता हूं 5-7 सेकंड तो मैं ही लगा लेता हूं, उसमें आप पढ़ने वाला टाइम तो आपका मेरे साथ हो गया, फिर बचा हुए टाइम में टिक करना है बस। एक बस ऑप्शन, कोई ABCD में से कोई भी एक ऑप्शन जो लगे तुरंत कमेंट में लिख के सेंड कर देना है, बस हो गया आंसर, यही है। अरे बच्चों, द डे लाइट्स आर्स नहीं होगा, जब आपको पता है आर्स नाउन है और उसके लिए ये शब्द एडजेक्टिव की पोजीशन पे है, तो वो कभी भी प्लूरल नहीं लिख सकते, तो डे लाइट ही होना चाहिए, द डे लाइट आर्स। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, द डे लाइट आर्स इज द आंसर, इज द आंसर, ठीक है। यहां पे भी देखो एस लगा दिया, यहां पे आ लिखा है प्लूरल नाउन के लिए, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और एरर तो है, तो ये गलत तो है ही, ठीक। नेक्स्ट पे आओ। लिखा है द टीचर्स डिमॉन्स्ट्रेशन माइट बी काउंटर्ड बाय द रिटॉर्ट, बाय मेनी थिंग्स। टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी से फटाफट फटाफट फटाफट, स्पीड से बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छे। देखो इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है, कहता है द टीचर्स डेमोन्स्ट्रेशन, टीचर नाउन है, डेमोन्स्ट्रेशन नाउन है, पोजीशन के केस में एपोस्ट्रोफी एस लगता है, इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं थी, दिस स्टेटमेंट वाज 100% करेक्ट। आपको नो एरर टिक करना, नो इंप्रूवमेंट और नो एरर के लिए भी कॉन्फिडेंट रहिए थोड़ा सा। हमारा अगला क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन बताने का। द आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग्स को क्या कहते हैं? द आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग्स, what do we call to the art of secret writings? Options are cosmography, second cosmology, third this is cryogenics, और fourth है साइफर। कौन सा सही है? अरे राइटिंग है यार, साइफर, इतना तो बता देना चाहिए। आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज साइफर, द आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग्स को हम साइफर कहते हैं। बाकी ऑप्शंस में देखिए तो कॉस्मोग्राफी मींस होता है द साइंस दैट डिस्क्राइब्स एंड मैप्स द मेन फीचर्स ऑफ द यूनिवर्स, उसको हम कहते हैं कॉस्मोग्राफी। अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर है कॉस्मोलॉजी मींस है द साइंस ऑफ द नेचर, ओरिजिन एंड हिस्ट्री, किस चीज का? ऑफ द यूनिवर्स। तो आप एक चीज क्या समझे कि ये जो कॉस्मो शब्द है, कॉस्मो का मतलब होता है यूनिवर्स, है ना? तो आप जब भी कॉस्मो शब्द देखें तो उस वर्ड की मीनिंग यूनिवर्स से रिलेटेड हो सकती है, ये चीज बस याद रखें। फिर है यहां पे क्रायोजेनिक्स, द साइंस ऑफ डीलिंग विद द प्रोडक्शन कंट्रोल एंड द एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर, उसे हम कहते हैं क्रायोजेनिक्स। तो ये रहे आपके चारों सब्स्टिट्यूशंस, और चारों हैं आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट पे आइए, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूशन ही है, सब्स्टिट्यूट फाइंड करना है आपको इस सेंटेंस का। द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी विद द हेल्प ऑफ द रिकॉर्ड्स, किस चीज का? ऑफ द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, यानी जो है पैदा होना, जन्म और मृत्यु के नंबर के रिकॉर्ड के आधार पर ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को क्या कहा जाता है? क्या हम उसको साइटोलॉजी कहते हैं, डेक्टाइलोग्राफी कहते हैं, या डेक्टाइलोलॉजी कहते हैं, या डेमोग्राफी कहते हैं? चार ऑप्शंस है, हरियम सोचिए फटाफट क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एंड द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, हम उसे कहेंगे डेमोग्राफी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द नंबर्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स,
उसके रिकॉर्ड के बेसिस पे, उनकी हेल्प से किसी भी पॉपुलेशन का अध्ययन इज नोन एज डेमोग्राफी। वहीं पर है साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल्स स्पेशली देयर फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इज नोन एज साइटोलॉजी। अगला वर्ड है दिस इज dactylography, that means the study of fingerprints for the purpose of identification। ये फिंगरप्रिंट्स की स्टडी जो करके बताता है ये फलाने का फिंगरप्रिंट है, what is that? That is this one। and the last word is dactylology, means है the technique of communication by signs made with the fingers, उसे हम कहते हैं दोस्तों ये, है ना। इट इज जनरली यूज्ड बाय द डीफ, तो वो चीज, वो डीफ के द्वारा जो फिंगर से चीजों को समझते हैं उस चीज को आप कह सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए जिन साइंस का यूज करते हैं वो है डेक्टोलॉजी। ठीक है, तो ये हो गए आपके इस वाले क्वेश्चन के सारे सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड द वर्ड इज प्रोपिशियस। दिमाग लगाइए, प्रोपिशियस, प्रो PRO, PI, शियस TIOUS। प्रोपिशियस हो गया ना, प्रोपिशियस। कौन सी स्पेलिंग सही है? ऑप्शन बी, PTIOUS। प्रोपिशियस मीन्स होता है गिविंग और इंडिकेटिंग अ गुड चांस ऑफ सक्सेस दैट इज फेवरेबल, उसे हम कहते हैं दोस्तों प्रोपिशियस। ये सही स्पेलिंग है, याद रखिए सब। इन सबको करने के लिए 2 सेकंड काफी है यार। वर्ड को यूं देखा और आंसर अगर पता है तो आप तुरंत टिक कर लेते हैं। अब जैसे यही ले लो, कंबरसम है, सही स्पेलिंग कौन सी है कंबरसम की? कम, फिर बर, और सम की स्पेलिंग तो आपको पता ही होगा। कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी, कम बर सम। हो गया ना कंबरसम। कंबरसम मीन्स होता है, कहां गया, लार्ज और हैवी एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू कैरी और यूज। कोई चीज इतना हैवी हो, लार्ज हो कि उसको कैरी करना या यूज करने में बहुत मुश्किल हो, उसे हम कहते हैं कंबरसम। जैसे पुराने जमाने में कैमरा बहुत बड़े, एक एक कमरा बराबर कैमरा होते थे भाई साहब। कंप्यूटर एक एक कमरा बराबर, कैमरा तो उतना नहीं, कंप्यूटर एक एक कमरा बराबर होता। आजकल तो लैपटॉप में मोबाइल लेके घूम रहे हो, वो भी कंप्यूटर ही है। लेकिन पहले के जमाने के वो कंप्यूटर जो रूम बराबर एक कंप्यूटर, दैट वाज कंबरसन, है ना, नॉट इजी टू कैरी और यूज। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन है अरेंजमेंट पे। आइए अरेंजमेंट करते हैं, ध्यान से करेंगे और मेरे साथ करिए अरेंजमेंट, बड़ा मजेदार है। हु वैक्सीनेटेड यू, किसने तुम्हें वैक्सीनेट किया? हु प्रोवाइड्स द बल्क ऑफ द केयर इफ यू आर हॉस्पिटलाइज्ड, किसने तुम्हें बहुत ज्यादा तुम्हारा ध्यान दिया जब तुम हॉस्पिटलाइज्ड हुए? एक प्रकार से देखें तो थोड़ा सा ये शुरुआत जैसा लग भी रहा है, लेकिन फिर भी हम बाकी के ऑप्शन चेक करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। नर्सेस, आप सवाल पूछोगे तभी तो नर्सेस बोलोगे, क्योंकि ये सारी काम करने वाले कौन? नर्सेस। नर्सेस आर द लिंचपिन ऑफ आवर हेल्थ केयर सिस्टम, बट दे जस्ट डोंट गेट देयर ड्यू। अरे वाह, यही का एक पेयर बनेगा ए के साथ बी का। क्यों? क्योंकि जिनका सवाल आपने पूछा है उसी का जवाब यहां पे दिया हुआ है, दैट इज नर्सेस। आपको वैक्सीनेट किया, आपका ध्यान रखा, तो ध्यान कौन रखता है? नर्सेस ही रखती, डॉक्टर्स नहीं, नर्सेस का काम है। तो यहां पर ए के साथ बी का एक पेयर बनेगा। देखो इसमें नहीं है, यहां पे है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, बस आपके सारे ऑप्शन तो कट गए, एक ही बचा, ऑप्शन नंबर सी। आंख बंद करके सिंगल पेयर बनाओ और अपना आंसर टिक करो। सिंगल पेयर बनाओ, बस वो पेयर सही होना चाहिए। चलो सेकंड में ट्राई करो। अगला है, आ जाओ। देखो अभी पूरा पढ़े भी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे करते हैं पैराजंबल। यहां पे लिखा हुआ है बर्नआउट हैज कॉज्ड सीरियस नर्स शॉर्टेजेस। बर्नआउट हैज कॉज्ड, बर्नआउट ने कॉज किया क्या? सीरियस नर्स शॉर्टेजेस। कहां पे? इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के कई पार्ट्स में नर्सेस की शॉर्टेज, ये भी उसी आर्टिकल का पार्ट हुआ, ठीक है ना। शॉर्टेजेस हुई, और ये किसकी वजह से हुई? बर्नआउट की वजह से हुई। इन द यूएस केंटुकीज गवर्नर, इन द यूएस केंटुकीज गवर्नर हैज एक्चुअली डिक्लेयर्ड अ नर्स स्टाफिंग इमरजेंसी। तो जब ये चीज की शॉर्टेज हुई तभी तो ये इमरजेंसी के डिक्लेरेशन करेंगे। सो समहाउ आई कैन से कि यहां पर ए के बाद एक पेयर बनेगा, ए बी का बनेगा। अब आप चेक करो सब में कहां पे ए बी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी। सो एक बार फिर से आपका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस क्वेश्चन। यहां पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, 20 क्वेश्चन हमने कराए, अब बचा आपके 5 क्वेश्चन का क्लोज टेस्ट। ये 5 क्वेश्चन का क्लोज टेस्ट मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। पिछला जो पेपर किया था उसमें हम लोगों ने पूरे 25 क्वेश्चंस किए थे, आज मैं 20 करा के 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूं। तो मैं इसका जो है स्लाइड टर्न करता जाऊंगा सो दैट आपके पास ऑप्शंस होंगे, और आंसर वाली जगह पे थोड़ा सा हाइड करके पहले खुद से सॉल्व करना है, एंड देन आप आंसर चेक कर लेना कि सही है या गलत। चलो भाई, तो ये पहला हो गया है, यहां पे आ जाओ, यहां से शुरू है ना, ये है। अब ये आपका ऑप्शन है, आंसर नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है। ये दूसरा है, बाद में पॉज करके देख लीजिएगा। फिर ये तीसरा है, ये चौथा है, एंड ये लास्ट है, ठीक। 25th क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चंस बच्चों आपको खुद से करना है, और इसकी प्रैक्टिस करके इनका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपका क्या स्कोर रहा आउट ऑफ 5 इन क्लोज टेस्ट, एंड टोटल स्कोर भी आप बता सकते हैं, टोटल स्कोर आउट ऑफ 25 गाइस। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, ठीक। चलो, तो ये होगी पूरी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर चीज को लेकर। कंप्लीट पेपर एनालिसिस हुआ। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये पर्टिकुलर पेपर से जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज डिस्कस की गई, जो ग्रामर डिस्कस किया गया, और जो क्लोज टेस्ट आपको दिया गया प्लस कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट अभी इसमें डिस्कस नहीं हुआ है, बट हम कुछ सेट लेकर आएंगे जिसमें कॉम्प्रिहेंशन भी कराएंगे, वो सब भी होगा। चलिए, आज के इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलेंगे हम आपसे अगले सेशन में, जो कि अगले दिन होगा किस चीज का, द हिंदू एडिटोरियल का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।